नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24x7। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय वायुसेना के ऐसे अधिकारी जो वीर चक्र विजेता हैं और जिनका नाम है कैप्टन भूपेंद्र। ये हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए गर्व की बात है। हम भारतीय सेना के एक वीर सिपाही से मिल रहे हैं जो सैनिक के साथ साथ एक बहुत बड़े योद्धा भी रहे हैं, और इसी को लेकर भारतीय सेना ने उनको वीर चक्र से सुशोभित किया है। उसके साथ साथ इन्होंने राष्ट्र की सेवा की एक सैनिक होने के नाते, मगर समाज सेवा में ये बहुत सक्रिय हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। इनका कहना है कि भारतीय सेना में राष्ट्र की सेवा करने के बाद क्यों न ये समाज की सेवा करें और क्यों न राष्ट्र हित के कार्य करें। इन्हीं को लेकर ये आज बीजेपी में राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और मैं इनसे खुद ही आपकी मुलाकात कराऊंगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। ओंकार 24x7 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम भूपेंद्र है और वैसे आम भाषा में कैप्टन भूपेंद्र कहते हैं मुझे। सर योद्धाओं की कोई गाथा नहीं होती, और अब भारतीय वायुसेना के अंदर आप सेवा दे चुके हैं जी, जहाँ आपको पता है हमेशा आग के गोले के ऊपर बैठना पड़ता है, कब मौत आ जाए और कब जान की बाजी चली जाए। आप पहले थोड़ा लोगों को बताइए कि भारतीय वायुसेना में एक अफसर को क्या कार्य करना पड़ता है। मैं एयरफोर्स के अंदर एनडीए के माध्यम से गया था और हेलीकॉप्टर पायलट के नाते मेरी ट्रेनिंग हुई थी, और दिसंबर 1991 में मेरी कमीशनिंग हो गई थी। वायुसेना ने तैनात किया और प्रमुख रूप से उस ज़माने के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर बुरी तरह से आग लगी हुई थी। वहाँ पे ज़्यादा रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश की सेवा और सैनिकों के साथ काम करने का वहाँ पे एक समय बिताया, और लगातार इस प्रकार से जो बॉर्डर थे वहाँ पे तैनात रहे। भूपेंद्र जी, दर्शकों को ये बताइए, एक हेलीकॉप्टर जब आप लेकर उड़ते हो और मौसम जब खराब होता है और जो -40 तरह लोगों को बताएं। सर्दी इतनी ज़्यादा होती है और जब सर्दियों वाला मौसम होता है कि आप कितने भी कपड़े पहन लो, आप आधे घंटे से ज़्यादा बग़ैर आग के रह ही नहीं सकते। इसलिए हमारी जितनी भी फ्लाइंग होती थी वो मैक्सिमम 45 मिनट तक होती थी, और 45 मिनट के बाद ठिठुरते हुए आते थे और एकदम से वहाँ बुखारी लगी होती थी। बुखारी के आगे आगे बैठना पड़ता था, और ये जो हाथ होते थे और पैरों की जो उंगलियाँ होती थी ये बिल्कुल सुन्न हो जाती थी, और फ्लाइंग लगभग ना होने की परिस्थिति होती थी जब हम वापस आके लैंड करते थे। अभी भूपेंद्र सिंह जी आपको बताएंगे, जब ग्लेशियर में हमारे सैनिकों की टुकड़ी बर्फ़ के अंदर बैठी होती है और इंतज़ार कर रही थी कब हेलीकॉप्टर आएगा और कब हमारे लिए खाना गिराएगा, कब हमारे लिए फ्रूट गिराएगा, और वो भूख से तड़प रहे होते हैं और वो इंतज़ार करते हैं ऐसे जांबाज का, ऐसे हेलीकॉप्टर के पायलट का, कब आएगा, कब हमें खाना मिलेगा। ऐसे में कैप्टन साहब बताएंगे कि कैसे ये ले से उड़ते थे उड़ान लेकर, और कैसे एक पोस्ट के ऊपर ये खाना ड्रॉप करते थे और कैसे एक पोस्ट तक ये सप्लाई पहुंचाते थे। बड़े अंदाज़ा है। जब हेलीकॉप्टर की सॉर्टी लगती थी तो वहाँ जो पोस्ट के ऊपर सैनिक होता था उसका बड़ा मनोबल मजबूत होता था। जैसे ही हेलीकॉप्टर आता था तो वो नीचे से खाने पीने का, गोला बारूद और वहाँ रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, जैसे बैटरी जो रेडियो सेट होता था उसकी सब डाउन हो जाती थी, वो सब लेके जाना होता था। मेडिकल की कोई सप्लाई होती थी वो हम लेके जाते थे, और वहाँ पे अगर कोई सैनिक दिक्कत में है, परेशानी में है, तो उसको हम इवैक्यूएट वापस वहाँ से निकाल के भी लाते थे। तो इस प्रकार से हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही एक लाइफलाइन बनी होती थी। पैदल सैनिक जाते आते थे, पर सब पोस्टों के ऊपर पैदल भी नहीं जाते थे, इसलिए बहुत एक तालमेल रहता था हेलीकॉप्टर का। और सबसे बड़ी बात थी कि घर से जो चिट्ठियाँ होती थी
वो हम लेके आते थे, और जो वहाँ से सैनिकों ने लिखी होती थी उसको नीचे लेके जाते थे। एक आदान प्रदान समाचार का, घर परिवार का वो एक जरिया होता था। मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ, जब एक पोस्ट के ऊपर एक सिपाही और एक सैनिक बैठा होता है, वो सोचता है कि कब हेलीकॉप्टर आएगा, कब हमारी चिट्ठी आएंगी, कल हेलीकॉप्टर आएगा, हमें ड्रॉप करेगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है, बर्फ में जब एक सैनिक घायल होता है, हेलीकॉप्टर ही एक ऐसा जरिया। और ये इतनी जाबाजी करने के बाद भूपेंद्र जी सिविल में आए, और सिविल में सबसे पहले सबसे बड़ी बात है कि इनको एक अच्छा पद मिला ओएसडी का। जो सीएम के ओएसडी रह चुके हैं उनके लिए राजनीति कोई छोटी बात नहीं है, और ये राजनीति के भी अभी माहिर हो चुके हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति के बारे में भी इनसे हम थोड़ा जानेंगे। सर, आज की राजनीति के बारे में बताएं। देखिए, आज की राजनीति जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हरियाणा के अंदर तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीत के सरकार बना चुकी है। जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी कांग्रेस, वो लगातार पिछले 3 बार से ट्राई कर रही थी, और इस बार उनका भी मनोबल बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। वो ना तो अपना प्रदेश अध्यक्ष बना पा रहे हैं, ना वो अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बना पा रहे हैं, और आपस में एक जूतम पुजार वहाँ पे चला हुआ है। ये परिस्थिति इसलिए आई क्योंकि कांग्रेस अपने मूल्यों से, या जो बात करते थे उनसे भटक चुकी थी, और भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी को सुकून देने का काम किया है। चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हुआ हो, चाहे वो बिल्कुल शोषित हो, समाज का अंतिम जो गरीब व्यक्ति है वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने पहुँचने का काम किया। करप्शन मैं यहाँ आपको रोकूंगा। आपको पता है कि एमपी में बीजेपी कारनामा दिखा चुकी है, और राजस्थान में कारनामा दिखा चुकी है, और सबसे बड़ा कारनामा फिर हरियाणा में कर दिखाया। और दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। ये तो चुनाव के बाद ही बताएगा कौन किसको देगा पटकनी और किसकी बनेगी सरकार। मगर आज हम जानेंगे भूपेंद्र जी से दिल्ली का क्या होगा हाल। क्या यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की तरह ऐसे ही कांग्रेस खाएगी मात? बिल्कुल, कांग्रेस तो फाइट में ही नहीं है। कांग्रेस का तो कहीं चर्चा ही नहीं आ रही। दिल्ली की फाइट रहेगी तो वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में रहेगी। कांग्रेस का तो कहीं खाता भी, कोई चर्चा में भी नहीं है मामला। और बहुत सारे लोगों के साथ हम भी विश्लेषण करते हैं, बातचीत करते हैं। इस बार स्पष्ट लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ कई दिनों के बाद दिल्ली के अंदर स्थापित होएगी, जीतेगी, विराजमान होएगी। और ये इसलिए होगा क्योंकि लोग जो हैं वो त्रस्त हो चुके हैं केजरीवाल के झूठे वायदों से, केजरीवाल की जो बड़े बड़ी बातें थी, और केजरीवाल की सरकार ने जिस प्रकार की आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हुए, लगातार केस हुए उनके ऊपर, और उनके मंत्री सब लोग अंदर गए, और आज वहाँ एक अफरा तफरी मची हुई है। इस वजह से ये प्रमुख कारण रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या केजरीवाल की झूठ की दुकान खत्म हो चुकी है? बिल्कुल, केजरीवाल की झूठ की दुकान दिल्ली के लोग इस बार बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे। और लोगों को ये पता चल गया है किस प्रकार से एक छद्म राजनीति उन्होंने की है, किस प्रकार से एक लंबा क्वेश्चन हम आपसे करेंगे जी। बहुत दिनों से केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, और तीसरी बार भी केंद्र में सरकार बन गई, मगर आप दिल्ली, जिसको गढ़ माना जाता है, दिल्ली पर अभी तक कब्जा क्यों नहीं कर पाए? ऐसा है, जो मैंने अभी आपको बताया, केजरीवाल जी वो माया जाल बुन जाते थे। गरीब आदमी उसमें बेचारे छलावे में आ जाता था, और 2 या 3 बार ये चीज़ हो चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार वही बार बार काट की हांडी चढ़ नहीं पाएगी। इस बार मामला स्पष्ट है, क्लियर कट है, एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी इस बार। 70 सीटें, 70 में से बीजेपी को कितनी? पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, एक तरफा सरकार बनेगी। लास्ट क्वेश्चन, ये हरियाणा के बिल्कुल पड़ोस में दिल्ली सटी हुई है। क्या हरियाणा में जैसे बीजेपी की सरकार बनी, क्या इसका इफेक्ट भी दिल्ली में पड़ेगा? पूरा पड़ेगा।
जो दिल्ली के अंदर जो हरियाणा के अंदर सरकार बनी उसका इफ़ेक्ट पूरा का पूरा महाराष्ट्र के ऊपर पड़ा, और अब दिल्ली और महाराष्ट्र का असर पूरा का पूरा दिल्ली के ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल एक तरफा ये बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये थे हमारे साथ वीर चक्र विजेता चाई और अपनी जान पर खेले। आज ये राजनीति के भी मजे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं, और मजे हुए खिलाड़ी का कोई मायना नहीं होता और कोई कद नहीं होता। और इनका पूरा विश्वास है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी और 70 में से 60 के करीब सीटें जीतेगी। और यह कहना है कैप्टन भूपेंद्र सिंह का, वीर चक्र विजेता का। धन्यवाद। बहुत अच्छा कंडक्ट किया आप।